Shall we move ahead to the current affairs segment? Yes, sir. Okay. So meanwhile, when you are doing current affairs, you also have to write. Okay, you also have to write the facts that I'm going to highlight here. So first, let's quickly roll through the slides and see what all are the topics. So it's about World Government Summit 2024. अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जस्ट बिकॉज द नेम वर्ल्ड इज़ देयर, तो आप इसको यूनाइटेड नेशन से रिलेट कर लें, ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? देन इट इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कराया और इंडिया को, नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया है। तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, ये एक समिट है, एक फोरम है, बातचीत करते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी जो इश्यूज चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, उसके ऊपर बात होती है। 2013 से ये स्टार्ट किया था इन लोगों ने, 2013 से स्टार्ट किया था, 2013 से लेके अभी तक एनुअली हो रही है, राइट। नरेंद्र मोदी को इस बार बुलाया है, 2024 में बुलाया है गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह, पिछली बार 2018 में बुलाया था। और नरेंद्र मोदी ने जो इस बार की नोट एड्रेस दिया है उसका नाम है शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। और वहाँ के जो शेख हैं, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, तो अल मखतूम याद रखेंगे, बाकी सब आपको अपने आप ऑप्शन देख के सम क्लिक कर जाएगा। रूलर ऑफ दुबई, राइट। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्या है इसके बीच में? अब छुपी आवाज़, दबी आवाज़ में अगर तुम करंट अफेयर्स को समझ पाओ, तुम जैसे मैं जब पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स, या जब तुम लोग के टाइम पे व्हेनेवर आई यूज़ टू रीड करंट अफेयर्स, तो मेरे सामने अगर मदागास्कर आया तो मैं आलस नहीं करूँगा, मैं मदागास्कर को तुरंत क्या करता था, मैप में देखता था। अच्छा, आप लोग को सब चीज़ हैंड में मिलती है, हाथ में मिला है, तो मोबाइल में मिला है आपको सब कुछ, तो आप लोग कभी देखते हो कभी नहीं देखते हो। हमारे टाइम पे जब मैं 12th में था तो एटलस चलती थी, और ऑक्सफर्ड की एटलस आती थी, ठीक है। ओरिएंट लॉन्गमैन की एटलस आती थी और ऑक्सफर्ड की एटलस आती थी। बच्चों का कंपटीशन रहता था कि मेरे पास कौन सी सबसे अच्छी एटलस है, तो मेरे पास एटलस थी, तो मैं तुरंत वर्ल्ड मैप खोलता था किताब में, उसमें मैप देखता था। आई डोंट नो आप लोग को एटलस यूज़ करने भी आता है कि नहीं आता है, बट स्केल से हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस निकाल लेते थे मैप में, एटलस के मैप में स्केल से। उसमें स्केल होती है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 200 किलोमीटर्स, तो कितने सेंटीमीटर दूरी है शहर की, ऐसे करके बहुत फ़न करते थे। तो मैप देखूंगा सबसे पहले मैं, और जैसे ही आप मदागास्कर को की लोकेशन देखेंगे, आपको ये इंडियन ओशन रीजन का एक कंट्री दिखाई देगा, ठीक है। ये अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन ये इंडियन ओशन रीजन में कुछ इस तरीके का है कि इफ़ दिस इज़ अफ्रीका एंड यू आर इंडिया, तो मदागास्कर यहाँ पे है। यहाँ पे जो कंट्री है इंडिया, उससे क्यों बात कर रहा है? पहली बात इसलिए बात कर रहा है क्योंकि अभी जो जहाज़ आ रहे हैं केप ऑफ गुड होप से, मदागास्कर के बगल से आ रहे हैं। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, अगर चाइना बहुत ज़्यादा प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ाता है, श्रीलंका में बढ़ाता है, तो हमारे पास भी तो कुछ ऐसे देश होने चाहिए, राइट। तो मदागास्कर इज़ दैट कंट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट रीजन, बिकॉज इसका स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है, इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, कि अगर चाइना अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाएगा तो मदागास्कर में इंडिया पहुंच जाएगा। आपने ये भी देखा होगा, न्यूज़ में ही देखा होगा, आगा लगा आइलैंड्स बहुत ज़्यादा थे, आगा लगा आइलैंड्स मॉरिशस के, आगा लगा आइलैंड्स। उसके बाद आपने देखा होगा कि लक्षद्वीप पे भी एक तीसरा पोर्ट, तीसरा एयर स्ट्रिप बनाने की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, भारत में लोगों की क्रिटिसिज्म की आदत होती है, तो वो ये भी कहते हैं कि आपने जो उड़ान और एयरपोर्ट्स की योजना निकाली है कि 75 साल हो गए 75 एयरपोर्ट निकालेंगे, उसमें से ऑलमोस्ट 36 एयरपोर्ट्स डिसफंक्शनल हैं, जहाँ से कोई भी फ़्लाइट टेक ऑफ टेक अवे नहीं करती है, राइट। तो ये 36 एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट है। अरे यही तो दूर की सोच है जो लोग समझ नहीं पाते। ये एयरपोर्ट्स जो एकदम बीच शहरों में बना रखे हैं, स्टेट्स के एकदम बीच शहरों में, और एक ही स्टेट के अंदर कई सारे एयर स्ट्रिप्स हैं, ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसी भी कंट्री को अगर एक कंट्री को, कंट्री ए को कंट्री बी पे अगर अटैक करना है, तो उसका फर्स्ट अटैक जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट अटैक तुमको डिस्टेबलाइज करने का होता है,
और दूसरा तुम्हारी एंटी, यू कैन से, जो तुम्हारा जो भी तुम डिफेंसिव पॉस्चर लोगे उसको बर्बाद करने का होता है। तो जंग कैसे जीती जाती है? जंग पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बर्बाद करके जीती जाती है। कोई एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट चाहिए, तुमने की नेवल बेसिस और की एयरपोर्ट्स उड़ा दिए, हवाई पट्टी में से बम डाल दिया। पर्ल हार्बर में क्या किया था जापान ने? पर्ल हार्बर अमेरिका का पैसिफिक ओशन पे सबसे बड़ा नेवल बेस था, उसको उड़ा दिया था। अमेरिका की ताकत आधी हो गई थी, 4-5 डिस्ट्रॉयर्स डूब गए थे। इंडियन नेवी के कितने डिस्ट्रॉयर्स हैं अभी इंडियन ओशन रीजन में? 12। कोई इसमें से अगर 6 भी उड़ा दे तुम्हारे डिस्ट्रॉयर्स तो तुम आधे हो गए और तुम ख़त्म हो गए फिर, क्योंकि तुम ईस्ट साइड देख पा रहे हो, वेस्ट साइड के शिप्स गायब हो चुके हैं। तो वेस्टर्न फ्रंट से कोई अटैक करेगा, मुंबई छत्रपति शिवाजी वाला टर्मिनल कोई उड़ा दे तो क्या इफेक्ट हो जाएगा? जनता तुरंत इफेक्ट हो जाएगी, कितने हज़ार करोड़ों के बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरबस, जहाँ से 7-7, 8-8 एयरबस एक साथ पैरेलली खड़े होते हो, जहाँ पे एक गेट से दूसरे गेट के जाने के लिए आपको अंदर बस करनी पड़ती हो, तो समझ रहे हो वो एयरपोर्ट अपने आप में कितना बड़ा है। तो आपकी की एयरपोर्ट्स उड़ा दिए, की बेसेस उड़ा दिए, तो आप क्या करोगे? तब आपको ये छोटे सर्विस एयरपोर्ट्स काम आएंगे जो आपने बनाए तो डोमेस्टिक की तरह थे। तो ये दूर की बात, ये दूरदृष्टि होती है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को, डोमेस्टिक फ़्लाइट वाले एयरपोर्ट्स को क्या कभी मिलिट्री बेसिस की तरह यूज़ किया जा सकता है? ज़रूरत आने पे किया जा सकता है। लद्दाख में इतने टनल बना रहे हैं, लद्दाख में इतना रेलवे बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी को वोट जीतना है। अरे बेवकूफ़ों, वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहाँ पे कनेक्टिविटी ही ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से आपकी आर्मी एक्शन नहीं ले पाती, सर्वेलेंस नहीं कर पाती, पेट्रोलिंग नहीं कर पाती। जब रेलवे जाएगी, लोग जाएंगे, रेलवे ट्रैक होगा, हाईवे होगा, तब तो आपकी सेना पहुँच पाएगी वहाँ पे बाय वे ऑफ रोड। और सिर्फ अटैक करने थोड़ी जानते हैं। अगर कंट्री ए ने कंट्री बी को अटैक किया, ठीक है, कंट्री ए के कुछ जवान मारे गए, तो उनको वापस इवैक्यूएट भी तो कराना है वहाँ से। पहाड़ पे चढ़ तो गए जवान लेके, यहाँ पे झंडा गाड़ेंगे, टाइगर हिल हमारा है, और यहाँ पे किसी को गोली लग गई पैर में, अब वो झंडा लेके लटका हुआ है कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा और हमको बचाएगा। वापस जाने का उसके पास रास्ता ही नहीं है। तो जंग जीतोगे ऐसे? तुम नहीं जीत पाओगे ना। तो इसीलिए ये की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब आपके प्राइम मिनिस्टर मदागास्कर जा रहे हैं, मदागास्कर के प्रेसिडेंट एंड्री रजोलिना से बात कर रहे हैं, तो वो दोस्ती यारी नहीं बढ़ा रहे, वो मदागास्कर को एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के चलते अपने साथ जोड़ रहे हैं। कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया मडागास्कर पार्टनरशिप एंड हेल्प इन द डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ दिस आइलैंड नेशन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मदागास्कर? अंतानानारिवो। अजीब सा नाम है, इसीलिए आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के ऊपर देखिए, मेन बात क्लैट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्लैट के लिए ये फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्या? आईआईटी इंदौर के बच्चों ने, राइट, एआई को यूज़ किया, एआई को यूज़ करके एक ऐप बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, ब्लॉकबिल, राइट, ब्लॉकबिल। और इस सॉफ्टवेयर को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में अवार्ड मिला है, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में अवार्ड मिला है। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट टेक प्राइज 2023 हैज़ बीन वन बाय आईआईटी इंदौर्स ब्लॉकबिल। क्लैट के लिए ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चेयरमैन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गरगावी हैं। अब ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। समिट 2013 में हुई थी, दुबई, यूएई, ठीक है, एनुअली हो रही है तब से। क्या है इसका पर्पस? तो वो आप रीड करेंगे। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर एक ऐसा एग्जीबिशन है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में लगता है, राइट, जहाँ पे साइंस, टेक और इनोवेशन यूएई दिखाता है, मल्टीपल कंट्रीज़ दिखाती है, राइट। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम सबसे पहली बार 2018 में हुई थी, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2018। ग्लोबल आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस फोरम सबसे पहली बार 2018 में कन्वीन हुई थी, ठीक है। इस बार 2023 के बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड मिला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में डेविड मोइनीना को, डेविड मोइनीना सेंगे फ्रॉम सियरा लियोन। दिस डॉक्टर हैज़ रिसीव्ड इट, ओके। ही इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर देयर ऑफ हेल्थ। गवर्नमेंट टेक प्राइज किसको मिला है? ब्लॉक बिल को मिला है। तो ये हो गए आपके वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के ऊपर सारे फैक्ट्स। अब इसमें मदागास्कर और उसके प्रेसिडेंट, ये एडिशनल फैक्ट्स हैं। मदागास्कर इंडियन ओशन रीजन, सागर, ठीक है, वो चीज़ों को आप ध्यान में रखिए चलिए। उसको आगा लागा से कनेक्ट किया तो वो कहानी अपने दिमाग में रखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में अभी फ़िलहाल। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट सो फार? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सप्लाई चेन ब्लॉक करके, ऑल गुड, ओके। नाउ आई विल डू दिस पार्ट लेटर। ये फिर से बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा बहुत लॉ से रिलेटेड है। केरला असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंटर टू अमेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ वाई इज केरला गवर्नमेंट पासिंग अ रेजोल्यूशन, राइट? सो विल कम टू दैट पार्ट लेटर, राइट? There is this particular animal which is doing all the news. केरला में आपने देखा होगा वायानाड में, वायानाड which is a city which is Rahul Gandhi's constituency. Okay, Rahul Gandhi usually when fights Lok Sabha election from Wayanad in Kerala. Now you might be wondering, ये गांधी परिवार का ये व्यक्ति केरला के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों लड़ता है? ये तो अमेठी के थे, राहुल गांधी तो अमेठी से लड़ते थे उत्तर प्रदेश में। पर राहुल गांधी की अमेठी से लड़ते तो थे, जीतते भी थे, पर अमेठी में कभी पहुंचते नहीं थे राहुल गांधी जी। तो अमेठी में जब से स्मृति जुबिन ईरानी जीतना चालू हुई हैं तब से राहुल गांधी का वर्चस्व वहाँ से ख़त्म हो गया है। तो राहुल गांधी को ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ाई गई जहाँ पे कांग्रेस का दबदबा बहुत ज़्यादा है, तो वायानाड है। अब वायानाड में, केरला में, ये जो शहर है ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के जंगल मिलते हैं, ठीक है, अनायमुदी हिल्स के आसपास। अब केरला में जंगल है, तमिलनाडु में जंगल है, तो वहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ख़तरनाक क्या है? वो हाथी, जो न्यूज़ में था, ठीक है। तो एलिफेंट को आप मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो वल्नरेबल स्पीशीज़ में है। वल्नरेबल स्पीशीज़ यानी शेड्यूल 1 किसका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। और ऐसे स्पीशीज़ को आप किल नहीं कर सकते, आपकी जान को खतरा है तो भी। अगर आपको इसको मारना है तो आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस लेना पड़ता है, और आपको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश की गई एक बॉडी, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश की गई एक बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है। उस यूनियन गवर्नमेंट की बॉडी जिससे यूनियन गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, ठीक है, इसको वाइल्ड लाइफ बोर्ड कहते हैं, राइट, वाइल्ड लाइफ बोर्ड कहते हैं। वो जो बॉडी है, आपको जब इससे परमिशन लेनी पड़ती है तो उस बॉडी का एक ही व्यक्ति पूरे स्टेट के लिए होता है, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है। तो केरला के जंगलों में रहने वाले स्पीशीज़ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, उनकी देख रेख, उनकी हंटिंग ना हो, उनकी पोचिंग ना हो, उन पर ट्रेडिंग ना हो, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब ये व्यक्ति पूरे स्टेट के लिए तो क्या कर सकता है? विजिलेंस नहीं कर सकता। कहीं अचानक से दूर कहीं गांव में हाथी पूरा गांव बर्बाद करते हुए जा रहा है, फसलें बर्बाद करते हुए जा रहा है, तो गांव वाले पत्र लिखें, मेल लिखें, कॉल करें, परमिशन लें, ये व्यक्ति रिपोर्ट देखे, फिर परमिशन दे, तब तक तो हाथी नुकसान कर चुका होगा अच्छा खासा। और अगर सरकार ने, केरला की गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया और केरला के फार्मर्स जो हैं, अगर उनका कॉफ़ी प्लांटेशन और जो प्लांटेशन करते हैं वो लोग ख़राब हो गया, तो वो पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाएगा कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का सुरक्षा अपने किसानों को राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। तो केरला गवर्नमेंट को पता है कि ये एग्रीकल्चर वाली चीज़ें पॉलिटिकली सेंसिटिव होती हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि एलिफेंट हो गए, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हो गए जिनको आप मार नहीं सकते, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो केरला की जो असेंबली है राइट नाउ, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने एक तरीके से डिसीजन लेने की कोशिश की है। केरला एज अ स्टेट बताना चाह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को
कि प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इज़ अ यूनिक प्रॉब्लम टू अस एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में यू हैव नॉट एम्पावर्ड सिविलियंस टू टेक अवे द लाइफ फॉर द सिंपल रीज़न कि हंटिंग जो है, इलीगल हंटिंग को कर्ब करने के लिए इतना परमिशन वाला झंझट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बनाया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ भी अगर चेंज करना है ना, तो याद करना कि वो बताया था मैंने तुमको कि वो अमेंडमेंट जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में है उसमें स्टेट नहीं कर सकता है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर वाइल्ड लाइफ आती है, बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट में ही वाइल्ड लाइफ आती है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसमें स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। और अगर यूनियन ने कोई कानून बना रखा है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो स्टेट का कानून यूनियन के कानून के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। अब हाथी सिर्फ केरला में तो मिलते नहीं हैं, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, सब जगह मिलते हैं। तो हर स्टेट में हाथी को मारने के लिए इतना बड़ा लफड़ा वाला सिचुएशन है। यूनियन ने लॉ बना रखा है, केरला उसके अगेंस्ट लॉ नहीं बना सकता। केरला क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है यूनियन से कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्लीज़ अमेंडमेंट कर दीजिए। समझ में आई मेरी बात? आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ये न्यूज़ क्लियर हो रहा है? लेकिन क्या सेंटर फिर अब बाउंड है? इज सेंटर बाउंड टू पास फ्रेम अ लॉ एज पर केरला वांट्स? नो, मतलब पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ केरला। बट केरला, अगेन आई वुड से, सी आई रियली लव दिस स्टेट. I really love this state not because of its leftist ideology. ये केरला इज़ ऑल्सो द हब ऑफ टेररिस्ट्स. जितने भी IS के आउटफिट्स हैं वो सब बेस्ड इन केरला हैं. बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है. इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के साथ साथ आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ का भी बहुत प्रेशर है. बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, केरला की एक अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन केरला असेंबली आर वेरी वेरी पॉलिटिकली स्मार्ट एंड क्लेवर. सो व्हाट डिड दे डिड, यू नो, उन्होंने क्या किया अभी पता तुमको? उन्होंने बोला यार देखो, हाथी मारने की पावर तो नहीं मिलेगी यहाँ के नागरिकों को, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया है. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 की, जो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीनों लेवल पे अलग अलग बॉडीज और अलग अलग फोर्सेस बनाने की पावर देता है. और स्टेट को पूरी पावर देता है कि अगर डिजास्टर कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास खुला छूट है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को केरला अमेंड नहीं कर सकता था, लेकिन केरला ने क्लेवरली क्या कर लिया, सेंटर को रिक्वेस्ट भी भेज दी रेजोल्यूशन पास करके, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डिक्लेयर कर दिया है. और जब वो स्टेट डिजास्टर की तरह डिक्लेयर हो गया है, तो सवाल अब सामने बस लीगल क्वेश्चन यही है. मूट क्वेश्चन जो है, मेन मूट क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि किलिंग अ वाइल्ड लाइफ which is protected under Schedule 1, right, of Wildlife Protection Act, just because it was the cause of this state disaster. Is it justified? Are two laws not going against each other? What will happen then? Now, this is the moot question that remains to be seen. There is no fixed answer to this. But if you ask constitutionally, legally, my opinion, you see, state disaster will take over the protection to species under Wildlife Protection Act. Now, if there is a conflict, then only two courts can resolve it. Either it is the Kerala High Court or it is the Supreme Court. But somebody has to go and challenge the law. If nobody in Kerala goes and challenges this state disaster wala notification, then why will Kerala High Court or for that matter Supreme Court even interfere? It is up to the Ministry of Environment and Ministry of Home Affairs to discuss this aspect, right, with the Kerala government. So Kerala is involved in a different sort of political tactics with the union government, right, where you will find Tamil Nadu to be locking horns very differently. इंडियन एक्सप्रेस में देखा ना आपने तमिलनाडु किस तरीके से गवर्नर के खिलाफ एकदम खड़ा हुआ है. गवर्नर भी वहाँ पे एकदम लड़ाई की बात हो रही है. और यहाँ पे केरला की पूरी स्टेट असेंबली आपको
यूनियन गवर्नमेंट की 12 बजाते हुए दिखाई देगा। फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी आपको देखेगा किस तरीके से बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट की खटिया खड़ी करने में लगे हुए। तो इस देश में एब्सोल्यूटिज्म, मेजॉरिटेरिज्म, लोग बोलते हैं, स्कूटी पे चलते कोई लड़का कह रहा था डिक्टेटरशिप आ गई है, तानाशाही आ गई, कुछ भी कर रहे हैं, तो मुंह खोला, भग से कुछ भी बोल दिया। डिक्टेटरशिप लाना, टोटलिटरिज्म लाना किसी भी पार्टी के लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है। इतने सिस्टम्स, इतने चेक्स एंड बैलेंस लगा रखे हैं। इज इट केरला असेंबली का ये रेजोल्यूशन, इज इट नॉट कैचिंग आई ऑफ तमिलनाडु? इज इट नॉट कैचिंग आई ऑफ तेलंगाना? Is it not catching eye of Andhra Pradesh? All of these states, including Karnataka, all of these states, you see, most of them do not have BJP in power as of now. All of these states do not have BJP. None of these states have BJP, including Kerala. BJP is not there. Right? Somehow they're trying to make way into Telangana. Somehow they're trying to make way into Andhra Pradesh, but they are not. Right? And if you look at this region, this is also very heavily forested region. Okay? So all of the states, the people, everybody consider forest in some sort of their religion. Forest is protected and conserved. Forest is sentimental to them. Forest is a source of livelihood. Forest people, tribal people, a lot of them, right? So it is not very it is not very easy to trudge upon their concepts only on the basis of some temple, some god, or some Hindi belt fanaticism. They won't let it happen. So this is something that you should also, as a law student, you should always put these counters. If I have to speak in the support of Bharatiya Janata Party or the present government, I have 1,000 areas to speak. And if you have to condemn it, then there are also 1,000 areas to speak against. Okay, you need to be able to find out each one of them, because you are a lawyer, right? And you won't let them decide the side that is heavy. Where you go, that side is heavy. This should be the case. Okay, yes, Suraj, and that is where you see, if I have to prove that is BJP not doing enough for the states, I would say that look at Annamalai. Look at what, that is the master stroke of Bharatiya Janata Party, right? So to penetrate into the southern politics, but then we are not discussing politics here. I'm trying to give you a good understanding that ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ इंटरनेशनल इशू को डिस्कस करते हैं, बट ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ पूरी स्लाइड का। जाहिर सी बात है सारे टॉपिक्स अभी नहीं कर पाएंगे, बट एक आपको मैंने कंटेंट बना दिया है। आई विल बी कवरिंग अप इन द क्लासेस ओनली, राइट? देख ले सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बेसिक फैक्ट्स को पहले स्लाइड को कवर कर देते हैं, फिर डिस्कशन इस पे करते रहेंगे। तो मैंने आपसे 2 टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लिया है, प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। आज के न्यूज़पेपर के डिस्कस कर लिया, मतलब इंटरनेशनल में क्या चल रहा है वो डिस्कस कर लिया, और इंडिया में क्या चल रहा है, इनसाइड में क्या चल रहा है। तो इन ट्रेंड्स और इन न्यूज़ पे देखो, डिटेल में नहीं जाना। ये जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ना, इन पे नज़र बना के रखना बस, क्योंकि यही हैं टॉपिक्स। क्लैट ऑलवेज इज़ वेरी ब्रॉड, मेजर टॉपिक्स पूछता है, बारीकियाँ नहीं पूछता। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है न्यूज़ में, यही ट्रेंड है, इस पर नज़र रखते हुए चलिएगा। फिर यूनिसेफ का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है युवा इनिशिएटिव, राइट? ग्रीन राइजिंग इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड, कैरिड आउट थ्रू युवा। नाउ युवा इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ये एक यू रिपोर्ट निकालता है जिसमें यूनिसेफ, जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, 10 मिलियन चिल्ड्रन एंड यूथ को डेवलपिंग कंट्रीज़ में मदद करने के लिए बनाया गया था, राइट? टारगेट है 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज। इन बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करके मोटिवेट करना है, राइट? उसमें क्या है, यूनिसेफ ने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स एंड नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स की रिपोर्ट निकाली, सर्वे निकाला, जिसको यूनिसेफ ने सपोर्ट किया है। और इस सर्वे के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं आज की, दे वांट टू वर्क इन वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट वेयर दे आर एबल टू फाइंड balance between professional and personal life, and this is the demand of young women. Young women do not prefer to go to offices, they prefer to manage work from their home. Now whether it is very industrious, for industries it is important, for what sort of work it can, for what sort of profile it can be managed and it cannot be managed, that is the again a dispute whether
work from home, or a debate where work from home is you can say equal alternative to work from office. That's the debatable concept, critical reasoning. बट फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि युवा इनिशिएटिव की रिपोर्ट आई है और ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है युवा इनिशिएटिव ने। ग्रीन राइजिंग में 18 से 29 साल के बच्चों को सोशल मीडिया और अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, तो युवा इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसके ऊपर बेसिक फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिसेफ, राइट, यूनिसेफ started even before United Nations. UNICEF was a part of the League of Nations, okay? It started as UN Children's Emergency Fund. Now, every program, every organ of United Nations, including World Food Program, World Health Organization, World Food Program, okay, Forest, Food and Agriculture Organization, all these organs, including you will find UNEP. UNEP came at a very later on stage, 1972. Then came UNDP, Development Program. It came in 1965. So all of these programs were created to improve the war-torn economies, the war-torn countries of World War II. तो 1946 में जो वर्ल्ड वॉर 2 से प्रभावित बच्चे थे ना, उनके लिए एक इमरजेंसी फंड बनाया गया था और उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। फिर 1953 में उसको परमानेंट ऑर्गन, एक परमानेंट बॉडी की तरह बना दिया। ऑर्गन नहीं है, परमानेंट बॉडी की तरह है यूनिसेफ। यूनिसेफ काम किस ऑर्गन के अंदर करता है? यूनाइटेड नेशंस के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और द सेक्रेटेरिएट। ये 6 ऑर्गन्स हैं यूएन के। उसमें जो इकोसॉक है, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, उसके अंदर यूनिसेफ काम करता है। इसके हेड जो हैं, शी इज़ कैथरीन रूसेल, राइट। 190 कंट्री से ज़्यादा इसका पार्ट है। 1953 में ये ऑफिशियल मेंबर बना। और इस तरह के और भी फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका आइडिया लुडविग रैकमैन ने 1943 में रखा था। तो ये 36 एग्जीक्यूटिव मेंबर बोर्ड के द्वारा चलता है, राइट। 3 साल के लिए काउंसिल जो है वो बनाई जाती है। नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 1965 में, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है 1989 में, और प्रिंसेस ऑफ एस्चुअरीज अवार्ड मिला है 2006 में। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की तरह आ सकते हैं। तो आपको याद रहने वाले हैं क्या ये सब रटना है क्या? मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि फैक्ट को बस एक बार रीड इट वंस। क्लैट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। क्लैट बाल की खाल नहीं निकालेगा, इतने मल्टीपल स्टेटमेंट्स तुमको नहीं देगा। लेकिन इफ़ यू हैव रेड इट वंस, काम खत्म हमारा, ठीक है। और यूनिसेफ के बारे में यहाँ जितना फैक्ट दिया है उतना ही, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ लिखा है उतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए एंड बी डन विथ यूनिसेफ। उसी तरीके से ILO के ऊपर यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए एंड बी डन विद इट। कितने मेंबर्स हैं? 190 मेंबर्स नहीं सर, 189 दिखा रहा है कहीं पे 192 दिखा रहा है। अरे बाढ़ में जाने दो, कोई नहीं पूछेगा वो सब, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए आप, इसरो का क्रायोजेनिक इंजन है। तो ये न्यूज़ एक्चुअली गगनयान से रिलेटेड है। और गगनयान हो गया, आदित्य L1 हो गया, ठीक है, एक्सपोसैट हो गया, PSLV C58 का, चाहे इनसैट 3DS हो गया, चाहे चंद्रयान 3 हो गया, ये सभी टॉपिक्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। चंद्रयान 3 तो नहीं, बट बाकी टॉपिक्स अभी भी साइंस एंड टेक डोमेन से इंपॉर्टेंट बने हुए हैं और ऑन गोइंग है। गगनयान 2025 में होने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें नज़र बना के रखनी है, ठीक है। अच्छा, क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? CE-20। तो ये जाहिर सी बात है, ये नाम होना चाहिए। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? अब क्रायोजेनिक इंजन समझने के लिए पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। बाय द वे सिस्टम हैंग हो गया है। YK अच्छा समझ गए तुम लोग। वेरी नाइस। हाँ, बाय द वे पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, पर सिस्टम तो हैंग हो गया है। और लपेटो सांप। पुलिस ने किया हिस क्योंकि एल्विस
खाता है सांप को एज अ डिश। जितने भी पेजेस हैं ना जो एल्विश के न्यूज़ कर रहे हैं, उस पर मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है मेरे को सब करके, टाइम पास। एल्विश चूतिए को सेंसेशनल न्यूज़ बना रखा है, ज़मीन से उगते नहीं हैं। सलमान खान ने पूछा था उससे, क्यों 1000 रुपये सब्सक्राइब करके तेरे पास आते हैं लोग? कहता है नहीं, फ्री में आते हैं। मैं कह सकता हूँ भाई देखो, मंथली 2500 का सब्सक्रिप्शन लेके आते हैं मेरी बकवास सुनने के लिए बच्चे, तो अपना अपना फ्री का सब्सक्रिप्शन 0 है, पेड सब्सक्रिप्शन बहुत है, तो अपनी सेल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। अपन सेलेबल प्रोडक्ट बनाए हैं, कुछ भी करके फेम पा जाते हैं। आई डोंट मैं जेलस नहीं हूँ, आई एम नॉट अ जल कुकड़ा कि मेरी एल्विश यादव से जल रही है, बट जब तुम फेम पाते हो ना तो फिर मुनव्वर फारूकी जैसा करना चाहिए, ना कि एल्विश यादव जैसा। अच्छा सर, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना चाहिए, दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग। वादे करके भूल जाना चाहिए। ओ गॉड, सर आप बिग बॉस जाएंगे? बिग बॉस जाएंगे? नहीं यार, बिग बॉस क्यों जाएंगे हम? हाँ, बिग बॉस जैसा घर ज़रूर बनाना है अपनी ज़िंदगी में एक। बिग बॉस नहीं जाना है, पर बिग बॉस जैसा घर ज़रूर बनाना है, ठीक है? कि लोग भाड़े पे लेने के लिए आए कि भैया एक दिन के लिए रेंट पे अपना घर दे दो, एक दिन के लिए पार्टी करनी है, रेंट पे घर दे दो, तब मज़ा आएगा। ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दे रखी है, फर्स्ट फ्लोर से सारे नज़ारे मैं ले रहा हूँ, सिपिंग माई वाइन एंड लुकिंग एट पूल साइड। ओ माई गॉड। कमिंग बैक टू द टॉपिक, गगनयान के जो ये 4 पायलट्स हैं विच हैव बीन सेलेक्टेड, आदित्य कुछ चीज़ों को एक्सप्लिसिट ना बोल के छोड़ दिया जाता है, उसी में ह्यूमर फंसा होता है, ठीक है? एल्विश यादव जैसी बातें मत करो। 4 पायलट्स के जो नाम हैं वो याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं आपको। इसी साल के सबसे बड़े करंट अफेयर्स हैं ये साइंस में। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। जातिवाद दिख रहा है तुमको इसमें? जाति दिख रही है तुम्हें इसमें? कैन यू स्पॉट द कास्ट? इफ यू कैन सी राइट। बट वेद के जो 2 उच्च कोटि के जो वर्ण हैं उन्हीं का अधिकार है पहले आसमान पे, क्या ऐसा कहना चाहते हैं ये? ठीक है, एनीवे दैट इज़ दैट वे टू रिमेंबर, ठीक है? तो प्रताप, शुक्ला, नायर और अजीत कृष्णन, दिस इज दीज आर द नेम्स दैट यू शुड रिमेंबर, ओके? एंड इनको जो टेस्टिंग या ट्रेनिंग मिल रही थी, दैट वाज एट गगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इन रशियाज जिवोजिदनी, कैसा नाम है वे, गोरोदॉक सिटी नियर मॉस्को। तो जिवोजिदनी गोरोदॉक गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, ये नाम क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है? और इनकी जो लॉन्च है या जो फ़िलहाल अभी होने वाला है, देखिए वो अलग सा नाम है, सतीश धवन स्पेस सेंटर मत लिख देना मेरे भाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, इसीलिए ये फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, हम इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अच्छा, 3 इसमें से जाएंगे, ठीक है भाई? तू यहाँ क्या कर रहा है? बस यही कैटेगरी शायद बाकी रह गई थी स्पेस में। बाकी सारे रोल प्ले कर रखे हैं ऐसे आदमी ने। ओ, मुझे लगा, अच्छा बहुत कम लोगों को समझ में आता है क्या ये सब, या पीपल चूज नॉट टू रिएक्ट ना? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दिस जेनजी? यू डोंट रिएक्ट? व्हाट इज द लैटर वन?
अच्छा, यू रिएक्ट, नो नो नो, सेलेक्ट, वी डोंट रिएक्ट. ओके, गर्ल्स बीइंग गर्ल्स. मतलब मैं मना कर रही हूँ, पर ठीक है, आई डोंट वांट टू रिएक्ट, ठीक है, हंस ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, ठीक है यार, जो भी है, हु केयर्स, हु गिव्स अ शिट, तुम क्या सोचते हो. बट नाम याद रखेंगे, शक्लें याद रखेंगे, शक्लें कैसे याद रखेंगे, शक्लें नहीं याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे. और ये वाला जो न्यूज़ है इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे. अच्छा, गगनयान का क्या आगे क्रायोजेनिक इंजन क्या है क्या नहीं है, अभी उसको हम देखेंगे आगे. थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे आ जाते हैं. ये देखिए, अब आप लोग की जो उम्मीद है ज़िंदगी में वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि माँ बाप से राइट टू अडॉप्ट छीन लिया गया है. तो अब तुम ऐसे ही जाने वाले हो. राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट विद इन आर्टिकल 21. ये किसने कहा है? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इस पर यह इंपॉर्टेंट है कि एडॉप्शन रेगुलेशंस आए थे 2022 के, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने एडॉप्शन की प्रक्रिया को के ऊपर कुछ छोटे मोटे कानून बनाने की बात की थी. 2017 के रेगुलेशंस को 2022 में चेंज किया गया. 2017 तक क्या था कि कपल्स जिनके 3 या ज़्यादा बच्चे हैं, राइट, वो ऐसे ही बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स हैं या दे आर नॉट एबल टू लिव देयर लाइफ कम्प्लीटली, यानी कि डिसेबल्ड बच्चों को आपको अडॉप्ट करना है. राइट, समझिएगा बात को. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट, अरे दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में एक बैलेंस की बात की गई है. कैसे की गई है? तो जो पेरेंट अडॉप्ट करना चाहता है उसको प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट बोलते हैं. अडॉप्शन रेगुलेशंस के अंदर क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट बोलते हैं. अब ये प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट जो है, ये कह रहा है कि बच्चे को पालना या ना पालना, बच्चे को पालना या ना पालना, ये मेरा क्या है? इट्स माय आर्टिकल 21, इट्स माय आर्टिकल 21 एंड इट्स ऑल्सो माय आर्टिकल 19, माय एक्सप्रेशन, माय चॉइस, राइट. सो वाई द स्टेट बाय इम्पोजिंग दिस कंडीशन कि अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं फिर एक अपंग बच्चे को ही अडॉप्ट करूं, तो ये तो आप मेरा अधिकार छीन रहे हो कि मुझे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बच्चा मिले, राइट, नॉर्मल चाइल्ड मिले. बात तो सही है पिटिशनर की कि एज अ पेरेंट मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे किस बच्चे को अडॉप्ट करना है, क्योंकि अडॉप्ट केयर टेकिंग तो मुझे करनी पड़ेगी ना, स्टेट थोड़ी आएगा केयर टेकिंग करने के लिए. इस बेसिस पे इस रेगुलेशन को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, राइट, एक प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट ने. दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला? दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अब जब एक नॉर्मल चाइल्ड के अडॉप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो अब इसमें अधिकार किस किस के फंस रहे हैं. तो एक देखिए, एक नॉर्मल चाइल्ड है जिसके कोई माँ बाप नहीं है, जो अडॉप्शन के लिए नोटिफाइड है. एक एब नॉर्मल चाइल्ड है, एक एब नॉर्मल चाइल्ड है जिसको वैसे भी कोई शायद गोद ना ले, कोई अडॉप्ट ना करे. फिर एक पेरेंट है, एक पेरेंट है जिसको अडॉप्ट करना है. अब देखिए कैसे लॉ काम करता है. पेरेंट के पास अगर कोई बच्चा नहीं है, ये कपल ऐसा है जिसके कोई बच्चे नहीं हो सकते, राइट, ये दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, हैव देयर प्रोजेनीज, तो इस पेरेंट को आप एबनॉर्मल चाइल्ड, तुमको अडॉप्ट करोगे तो तुमको एबनॉर्मल चाइल्ड ही अडॉप्ट करना पड़ेगा. क्या ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं हम ऐसे पेरेंट पे? सोचिएगा, एक पेरेंट जिसके कोई बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया शादी को, वो अडॉप्शन करने आ रहा है. अडॉप्शन रेगुलेशन ये कहता है कि एक पेरेंट जिसके कोई बच्चे नहीं है उसको एक एबनॉर्मल चाइल्ड को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्या ये कंडीशन स्टेट लगा सकता है आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक, येस और नो? तो इसमें आपने, वेरी गुड, एवरीबडी इज सेइंग नो, बहुत बढ़िया. इसमें आपने किसके राइट को इंपॉर्टेंस दिया? इस पे आपने पेरेंट के राइट को इंपॉर्टेंस दिया कि नहीं दिया? ठीक है, तो यानी कि बैलेंस ऑफ द राइट शिफ्ट्स इन द फेवर ऑफ द पेरेंट हु इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. ओके, अब इसी पेरेंट के, अब मान लीजिए 3 बच्चे ऑलरेडी हैं और तीनों बच्चे बड़े नॉर्मल बच्चे हैं.
अब ये पेरेंट जब अडॉप्ट करने आ रहा है तब आप इस पे ये एबनॉर्मल वाली कंडीशन लगा रहे हो, तो आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो फिर आप इस एबनॉर्मल चाइल्ड के राइट को इम्पॉर्टेंस दे रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो ये नॉर्मल चाइल्ड जो अडॉप्शन के लिए है इसको तो बाकी कोई भी आके अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन हम और यूजली अडॉप्ट करने कौन लोग आते हैं? अडॉप्ट करने वही लोग आते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे होते। समाज सेवा करने के लिए कोई अडॉप्शन नहीं करता है, इतना पैसा किसी के पास नहीं है, राइट? तो बच्चे अडॉप्ट करने लोग तभी आते हैं जब नहीं कर पा रहे होते हैं बच्चे तब। तो उस केस में उन पेरेंट्स को हम नॉर्मल चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए बोलेंगे। लेकिन एक पेरेंट है जिसके ऑलरेडी अपने खुद के 3-4 बच्चे हैं, राइट? तो हमने उसको बोला कि भाई देखो यार, तुम अब एक एबनॉर्मल चाइल्ड ले लो, उसकी देखभाल कर लो, उसको भी पेरेंट मिल जाएंगे। तो ये चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बैलेंस लगाते हुए एडॉप्शन रेगुलेशंस के अंदर जो कंडीशन लगाई गई, 2017 तक 3 बच्चे वाले लोग कर सकते थे। अब देखिए 2017 में 3 बच्चे हैं तो आप 3 बच्चों से ज़्यादा हैं तो आप एबनॉर्मल को अडॉप्ट करोगे। 2022 में उसको चेंज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में और कहा कि 2 बच्चे, अगर आपके 2 बच्चे हैं, राइट, इफ़ यू हैव ओनली 2 चाइल्ड एंड यू आर वांटिंग मोर, तो तुम्हें एबनॉर्मल करना पड़ेगा। अब यहां पे इफ आई से दैट स्टेट इंटरफेयर्ड एंड क्लासिफाइड parents into 2 categories: parents, those who are having 2 or more children, those who are having at least 2 children, and parents, those who are having 3 or more children. Can you understand the classification? Yes or no? Can you understand the classification? Yes or no? All right. 2 तरह के माँ बाप हैं अडॉप्ट करने के लिए, एक जिनके 2 बच्चे और दूसरे जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे। सो दिस वर्ड दैट आई एम यूजिंग, जहाँ पे लॉ ने जो बेनिफिशरीज़ हैं या जो प्रोस्पेक्टिव लोग हैं उनको 2 तरह से क्लासिफाई कर दिया, इसको हम कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ओके? जब आपने ऐसे बच्चों के लिए कानून बनाया, ऐसे बच्चे जो अडॉप्ट होने वाले हैं, तो अडॉप्ट होने वाले बच्चों के लिए एक कानून बनाना, तो अडॉप्ट होने वाले बच्चों को एक पर्टिकुलर क्लास की तरह ट्रीट करना और उसके लिए कानून बनाना, उसको क्या कहते हैं? क्लास लेजिस्लेशन कहते हैं। ऐसे समझिएगा वर्ड्स को। ये दोनों वर्ड्स, रीजनेबल क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन, आर्टिकल 14 से कनेक्टेड है। आर्टिकल 14 जो कि बात करता है ना राइट टू इक्वालिटी की, तो कहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी सर, रिजर्वेशन तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि एक को आप स्पेशल ट्रीट कर रहे हो। तो बेटा उनको स्पेशल इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्लास को हमने रीजनेबली क्लासीफाई किया है कि जिनको आरक्षण मिल रहा है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। उसको जब हमने रीजनेबली क्लासीफाई कर लिया है तो पॉजिटिव रिजर्वेशन पॉलिसी देके हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कानून में कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, स्पेशल क्लास के लिए, जब तक वो क्लास स्पेशल ना हो तब तक आप उसके ऊपर लेजिस्लेट नहीं कर सकते। यू कांट हैव अ क्लास लेजिस्लेशन दैट देयर इज़ वन लॉ ओनली फॉर द यादव कम्युनिटी, देयर इज़ ओनली वन लॉ ओनली फॉर द ब्राह्मण कम्युनिटी, देयर इज़ ओनली वन लॉ फॉर ओनली द हिंदी स्पीकिंग पीपल। ऐसा लेजिस्लेशन, क्लास लेजिस्लेशन आप नहीं कर सकते आर्टिकल 14। और अगर करते हैं तो वो क्लास जो है वो रीजनेबली क्लासीफाइड होनी चाहिए, राइट? इसको ठीक। और जिस बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया है, डिवीजन किया है, तो यहाँ पे डिवीजन क्या दिखाई दे रहा है? डिवीजन का पेरेंट को जो बेसिस है डिवाइड करने का, वो बेसिस क्या है? ऑन नंबर ऑफ ओरिजिनल चिल्ड्रन। ओरिजिनल चिल्ड्रन लिखना गलत है वैसे, मतलब आपके जो नेचुरल चाइल्ड है। ओरिजिनल चिल्ड्रन लिख रहा हूँ मैं, डुप्लीकेट क्या होता है बे? सॉरी माय बैड। ऑन द नंबर ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड, ऑन द नंबर ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड, यही बेसिस यूज किया है क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड। तो पता है कानून में, लॉ में इस एक्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया,
कि आपने डिफ्रेंशिएट किया दो तरह के लोगों में इंटेलिजिबली। हमने बोला दो या दो से ज़्यादा बच्चे वाले लोग, दो जिनके दो बच्चे हैं वो अलग हो जाएं, जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो अलग हो जाएं। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड के उनमें को क्लासीफाई किया, उसको कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सर ये क्यों हमें पढ़ा रहे हैं, है ना, ये टर्म्स से हमें फेमिलियर क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये आर्टिकल 14 और कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे। एक साथ अगर एक ही पैसेज में आ जाएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। और आज के किसी न्यूज़ से रिलेटेड है ये, मैं एग्जैक्टली मिस कर रहा हूँ, बट आज के किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये चीज़ आई है। सो विल टेल यू दैट वंस इट विल स्ट्राइक मी, बट इफ़ यू आर फेमिलियर विद द टर्म्स नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन को दिल्ली हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया, और बैलेंस उनको करना था राइट ऑफ अ पेरेंट और राइट ऑफ एन अबनॉर्मल चाइल्ड पे। तो इस केस में उन्होंने सब चीज़ बोली कि जो क्लासिफिकेशन किया है पेरेंट्स का एकदम सही है, और एबनॉर्मल चाइल्ड के राइट्स को बैलेंस करने के लिए किया है। तो वो पूरी रीजनिंग जो है बेटा, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे मैंने इसीलिए एज इट इज़ जो जजमेंट के कोर्ट्स थे ना, उसको देखो मैंने छेड़ा नहीं है। जज के जो कोर्ट्स थे वो एज इट इज़ लिख दिए हैं, क्योंकि अगर आप बस क्लास के बाद अब आप इसको रीड करेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर सेंस आउट ऑफ इट। ठीक, फिर T50 ट्रांसपोर्टेशनल टनल के बारे में बात है। ये उधमपुर सिंह श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक जो है, उसमें लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, ट्रांसपोर्टेशनल टनल की तरह इंडिया में इनॉग्रेट किया जा रहा है। अगेन इट्स अ की इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर यू विल फाइंड बारामुल्ला टू बी इंटीग्रेटेड। अब आपको दिखाई देगा उधर पाकिस्तान है एक तरफ, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद थोड़े एडिशनल फैक्ट्स मैंने डाल दिए हैं, जैसे अटल टनल है, इसके ऊपर अभी तक क्लैट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो अटल टनल के ऊपर क्लैट में क्वेश्चन आ ही सकता है, स्टैटिक की तरह आ सकता है। T50 टनल दे देगा, और थोड़ा 2020 ज़्यादा पुरानी न्यूज़ भी नहीं है, 2021 की न्यूज़ है कि ये 9.02 किलोमीटर्स का वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है। कोई गया है अटल टनल अभी तक? कोई होके आया है अटल टनल तक? आउट ऑफ यू एनीबडी हैज़ गॉन टू अटल टनल? मतलब अटल टनल आप तब जाते हो जब आप लाहौल स्पीति या हिमाचल के आगे टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर मूव कर रहे हो, तब आप अटल टनल पार करते हो। इट्स अ वेरी, मतलब अटल टनल के पहले जो पहाड़ हैं वो छोटे छोटे हरे भरे घास फूट जंगल दिखाई देगा। 9 किलोमीटर के अटल टनल को जैसे ही तुम पार करोगे, तुम चाहे लेफ़्ट चले जाओ चाहे राइट चले जाओ, स्नो लेपर्ड्स की साइटिंग होना वहाँ पे, ठीक है, यूजुअली वहाँ पे मैगी का मिलना, मैगी के अलावा कोई खाने का ना मिलना, और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कि यू विल, मतलब तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारी गाड़ी बगल से निकल रही होगी, यू विल बी जस्ट बेविल्डर्ड बाय द काइंड ऑफ माउंटेन्स दैट आर देयर। एक पहाड़ है जो अपने को मसूरी रेंज में दिखाई देते हैं, और एक पहाड़ है जो अपने को लद्दाख रेंज में दिखाई देते हैं, तो वो लद्दाख रेंज वाले पहाड़ हैं। सो अगेन अ की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज जब बर्फ़बारी होती थी ना तो हाईवेज़ बंद हो जाते थे वहाँ पे, और पूरा एक हमारा हिमाचल का एक सेगमेंट और लद्दाख वाला पूरा सेगमेंट जो है बर्फ़ से ढका होता था, और कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो पाता था वहाँ पे। अटल टनल के बनने के बाद ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है। ये कनेक्ट करता है मनाली को लाहौल स्पीति वैली से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। फिर पूरी दुनिया का गौथार्ड बेस टनल है, ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, आल्प्स माउंटेन में। आप इसकी लेंथ देख सकते हैं 57 किलोमीटर्स। और लार्डल टनल है नॉर्वे में, ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है इन यूज़ विच इज़ ऑफ 24.51 किलोमीटर्स। जो T50 आप देख रहे हैं ये लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है कंट्री का, इन दी कंट्री ऑफ इंडिया। दैट इज़ व्हाट यू विल सी नाउ। समक्का सरक्का फेस्टिवल, सबसे पहली बात, इस फेस्टिवल के बारे में ब्यौरेबाजी दी हुई है जो आप रीड करेंगे, विच इज़ फॉर यू टू रीड, बट बेसिक चीज़ जान लेते हैं। समक्का सरक्का फेस्टिवल को एक लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर होता है तेलंगाना में, और सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया में। समक्का सरक्का क्या है? दे आर द ट्राइबल गॉड्स, ठीक है, दे आर द ट्राइबल गॉड्स एंड गॉडेसेस। 13th सेंचुरी की बात है। जंगलों में जो किंग था उस टाइम पे, द किंग दैट वाज देयर, ओके, द किंग दैट वाज देयर वाज imposing a lot of hardships, imposing a lot of hardships on the people, those who were living in the forest. And that is when Samakka Sarakka festival, Samakka and Sarikka, right, protested against King Pratap Rudra. तब से ये ट्राइबल मूवमेंट की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट की तरह जाना जाता है।
अच्छा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम रिलीजन ऑल्सो, द हिंदू रिलीजन ऑल्सो, बिकॉज मूर्ति पूजन नहीं है, अथॉरिटी ऑफ वेदास नहीं है, एंड ऑल ऑफ दिस नहीं है, राइट। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन के रूप में क्या पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन के रूप में ऐसा आएगा, क्वेश्चन के रूप में बोलेगा कि समक्का सरक्का, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज established, Samakka Sarakka Tribal University established, right, in which state? ऑप्शन देगा आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका या महाराष्ट्र, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ट्राइबल तो सभी इलाके हैं, सभी जगह पे ट्राइबल रहते हैं, तो आपको जब समक्का सरक्का फेस्टिवल के बारे में मालूम है कि अच्छा ये तेलंगाना में मनाया जाता है, तो आप मार्क कर दोगे कि हाँ ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में है। सो दिस इज़ हाउ यू विल रीड इट, द नेम ऑफ द फेस्टिवल्स एंड ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फेयर्स इन इंडिया, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बाकी करंट अफेयर्स को विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। अभी फरवरी का सेकेंड वीक ही चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हम करंट अफेयर्स को रश नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट रशिंग इट फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमें एब्जॉर्ब भी करना है, और आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। ये इंडिया ग्रीस को आप एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर में देख चुके हैं, जनवरी फरवरी से जो अखबार पढ़ रहा है, दे हैव सीन इट अलॉट मेनी टाइम्स। ग्रीस एंड टर्की का जो इशू है साइप्रस का, उसके ऊपर अभी आर्टिकल आपको शेयर किया हुआ है, हाईलाइटेड ऑलरेडी, लेकिन आपको यहाँ पे टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स ओवर वाटर्स क्या है ग्रीस और टर्की के बीच में, वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस टॉपिक को हम समझाएंगे, ग्रीस और टर्की को मैप के थ्रू भी देखना है हमें इस टॉपिक को। फिर इंडिया ग्रीस क्यों इतने क्लोज आ रहे हैं वो भी हम समझेंगे। इंडिया ग्रीस इतने नज़दीक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टर्की जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक होते हुए दिखाई दे रहा है अभी। टर्की का दुश्मन कौन? ग्रीस। तो हम किसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे? ग्रीस के साथ करेंगे, ठीक। तो वो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे अभी मतलब इन द कमिंग क्लासेस। बट आपको एक बार एजेंडा बता देता हूँ कि आपको ये देखिए, यहाँ इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस हो गया, करेंसी ऑफ ग्रीस हो गया, वहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, कौन सी पार्टी के थे, ठीक है, किसके अगेंस्ट जीते, इंडिया को क्या मिला, टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स लास्ट ईयर का क्या है, राइट, किसने ये स्कल्पचर डिज़ाइन किया था, फॉक्योन रॉक ने। इंडिया और ग्रीस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, इनके बीच में कोऑपरेटिव एग्रीमेंट जो डिफेंस कोऑपरेशन का है वो कब से है, और किसको हमने, किस ग्रीक इंडोलॉजिस्ट को हमने पद्म श्री अवार्ड दिया था 2021 में, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये सब गवर्नमेंट सोर्स है, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, ऑफिशियल सोर्सेज हैं, तो आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फिर आपको दिखाई देगा कि स्पेस में भी इंडिया और ग्रीस साथ में आ रहे हैं। दिल्ली अंकारा के टेंशन्स जो हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। टर्की कश्मीर का मुद्दा सेंसिटिव बोल देता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान की सुनता है, इसीलिए इंडिया ग्रीस को अपना नेचुरल राइवल मानता है, अरे पार्टनर मानता है। और जैसा कश्मीर का मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वैसे साइप्रस का मुद्दा है टर्की और ग्रीस के बीच में। तो बेटा टर्की, तुम कश्मीर को अगर पाकिस्तान का बोलोगे तो हम भी साइप्रस को फिर ग्रीस का बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे पावर प्ले चलता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। अब इसमें चाइना का क्या रोल है वो यहाँ पे समझाया हुआ है। फिर ये वाला आर्टिकल तो देखो हम लोग देख ही चुके हैं, तो ये आपके लिए रिवीजन होगा एक तरीके से, इट विल बी अ प्योरली रिवीजन फॉर यू। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने एक नया मिशन एस्पाइड लॉन्च किया, तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन आपने देखा था न्यूज़ में जनवरी में, है ना। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के ऊपर हम लोगों ने वीडियोज़ देखी थी और नोट्स बनाए थे, ठीक है। कितनी कंट्रीज़ हैं, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इंडिया इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ये सब हमने डिस्कस किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। फिर आपको फरवरी में क्या दिखाई देता है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना अलग मिशन एस्पाइड्स करके रेड सी रीजन में लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पे न्यूज़ है। मिलान 2024 है, क्या हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्विक रिवीजन नोट मिलेगा कि 1995 में ये एक्सरसाइज 5 देशों के द्वारा स्टार्ट हुई थी, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इसमें इस बार 51 डेलीगेशंस हैं। 2050 से ये हमारे सागर इनिशिएटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नीम समिट ऑर्गेनाइज हुई है
पहली बार। तो ये नीम समिट क्या है उसके बारे में न्यूज़ है। इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में आपको यहाँ पे इन्फोग्राफिक दे दिया है। आप बस याद रखना है आपको GSLV MK2 को। GSLV MK2 क्यों याद रखना है? लोगों को यूजली चंद्रयान 3 और मंगलयान और इन सब से GSLV MK3 याद है। सॉरी, मंगलयान कह रहा हूँ, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से GSLV MK3 याद है। गगनयान भी हमारा जो है, तो ये चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, चाहे गगनयान हो गया, ठीक है। ये सब GSLV MK3 से लॉन्च किए जाएंगे, जो कि हमारा सबसे पावरफुल GSLV को ही आपने सुना है न्यूज़ में कि इसको कौन सा बॉय बुलाते थे? नॉटी बॉय। GSLV को, इस रॉकेट को, जो मेन रॉकेट है बीच का, GSLV, ठीक है। तो GSLV Mark 3 जो है वो गगनयान LVM-3 और इन सब के लिए है। आज इसको LVM-3 के नाम से जानते हैं। GSLV MK3 पुराना नाम है, अब LVM-3 बोलते हैं। लेकिन जो Mark 2 है ना, ये निसार को लॉन्च करने के लिए इस साल यूज़ किया जाएगा। निसार सैटेलाइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और नासा की और इसरो की निसार सैटेलाइट, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो उसको लॉन्च करने के लिए GSLV MK2 का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। PSLV C-58 तो तुम तो कितनी बार देख चुके हो कि इसको वर्क हॉर्स बोलते हैं, इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसरो अपने बहुत सारे मिशंस PSLV से ही लॉन्च करता है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे कंपेरेटिव ग्राफिक दे दिया है ताकि आप इसको पढ़ के रिलेट करके याद रख सकें। 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई है माइग्रेटरी स्पीशीज़ पे। इस पर हमने 14 माइग्रेटरी स्पीशीज़ को ऐड किया है और इंडिया का जो भी कंजर्वेशन है वो यहाँ पे आपको फैक्ट की तरह लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, बस एक बार इसको रोट लर्निंग की तरह ट्रीट करिए, बस कि यार रट लेना है हमें। क्या? इंडिया 1971 में और 1983 में इट केम इन फोर्स। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ में करते क्या है, तो ऊपर से तुंद्रा रीजन से ठंडी के टाइम पे गर्म पानी गर्म हवा की तरफ बर्ड्स जो हैं ऐसे समुद्री रास्तों से, समुद्री रास्तों से कह रहे हैं, हवाई रास्तों से नीचे आती हैं, ठीक है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स के रास्ते हैं और 7,000, 8,000, 9,000 किलोमीटर 3 महीना 4 महीना में उड़ती हैं ये चिड़िया। तो ये वल्नरेबल स्पीशीज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ठंडे वाली जगह से नीचे देशों में आ रही हैं तो इनके यहाँ तो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती नहीं है, इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता नहीं, इनको पता नहीं रहता कि नीचे तो जंगलों में आग लगी हुई है। ये बेचारी जब उड़ के आती हैं तो देखती हैं अच्छा हैबिटेट तो बर्बाद हो चुका है, और जब इनका हैबिटेट बर्बाद हो चुका होता है तो फिर ये वहाँ से खलास हो जाती है, फिर नेटिव कंट्री में इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा इन्होंने, भाई यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, कन्वेंशन बना देता है। तो वो यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया है। न्यूज़ के लिए क्या याद करना है, क्लैट के लिए क्या याद रखना है, 14th मीटिंग कहाँ हुई, समरकंद उज़्बेकिस्तान। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिखाई देगा ये 1 लाइनर है, उसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिखाई देगी, ठीक है। ये ज्ञानपीठ अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया है, गुलजार साहब को उर्दू भाषा के लिए दिया गया है, और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये दोनों के नाम याद रखिएगा, उनके बारे में डिटेल आपको नीचे दी हुई है। उसके बाद आरोग्य सेतु, डॉक्टर ऑन व्हील्स, आरोग्य से हमारे हेल्थ स्कीम से रिलेटेड है, उधमपुर जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया। वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके हिली एरियाज़ में जम्मू कश्मीर के हेल्थ सर्विस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। इसरो ने यूविका प्रोग्राम यंग साइंटिस्ट के लिए लॉन्च किया है। तो यूविका प्रोग्राम क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए, दैट इट्स अ प्रोग्राम ऑफ इसरो फॉर प्रमोटिंग यंग साइंटिस्ट्स। युवा विज्ञानी कार्यक्रम इज यूविका, और थीम क्या है, कैच देम यंग। क्लास 9th के बाद आप इसरो से इस साइंटिफिक प्रोग्राम के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। क्या बात है, कैच देम यंग। हमारे टाइम पे अपॉर्चुनिटी होती तब भी हम नहीं जाते, ज़ीरो एफिनिटी फॉर इसरो। सोफिया फाइंड्स वाटर ऑन 2 एस्टेरॉइड्स, सोफिया ने पाया पानी एस्टेरॉइड्स में। अब ये सोफिया क्या है, ये स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है, एस से स्ट्रैटोस्फेरिक है, स्ट्रैटोस्फेयर में ऑब्जर्वेटरी है। तुम सोच रहे हो कि कोई रडार वडार टाइप की चीज़ होगी, ये एरोप्लेन है। सोफिया इज़ द एरोप्लेन। मेरे बाइनोकुलर्स को थोड़ा जूम करने दो मेरे को, अब तुमको प्लेन दिखाऊंगा मैं।
CIA लेवल की क्लैरिटी देखिए आप मेरे बाइनोक्यूलर्स की। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दया, क्या तुमको सोफिया दिखाई दे रही है? खिड़की के अंदर? नहीं नहीं, इतना अंदर नहीं, राइट टू प्रिवेसी, अंदर नहीं जाएंगे एरोप्लेन के, रिग्रेट हो बाद में ये क्या देख लिया। बट सोफिया इज द स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ऑफ विच स्पेस एजेंसी? नासा। लॉन्च कब किया था? 2007 में। 2 एस्ट्रॉइड्स हैं, आयरिस और मसालिया, ठीक है, जहाँ पे पानी के ट्रेसेस फाइंड किए गए हैं। क्लैट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तुमको अचंबा होगा जान के। व्हाट इज़ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? क्लैट का पूछा हुआ सवाल है। व्हाट इज़ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट्स अ वे टू कवर द डिस्टेंस, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थिंग्स विद इन द सोलर सिस्टम। एंड विद इन द सोलर सिस्टम में जो यूनिट लेते हैं हम, कहते हैं कोई चीज़ 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फार है, तो मतलब है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है उसकी 2 टाइम्स, और वो दूरी गिनती है। काश यहाँ पे किलोमीटर ना लिखा होता और ये मेरे बैंक बैलेंस में रुपए की तरह लिखा होता। इमेजिन करो। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन एंड दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। रिमेंबर दिस, बेसिक फैक्ट्स है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन पूरी आप पैराग्राफ की तरफ, लेकिन हम कॉपी में क्या लिख रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ वो, ठीक है, बेसिक फैक्ट्स लिखेंगे। अपीडा, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर टॉपिक हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। तो इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बोलें बाई इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्या एक्सपोर्ट करता है? राइस। राइस के बाद क्या करता है? शुगर केन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लोहा मत घुसेड़ देना बीच में। राइस, शुगर केन के बाद टी, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं हमारे टॉप 3 एक्सपोर्ट्स में। हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स फिलहाल में देखे गए हैं कि फ्रूट्स में, फ्रूट्स में हमारे एक्सपोर्ट्स लीड कर रहे हैं। क्लैट ने क्या सवाल पूछा था? क्लैट ने पूछा था 2022 के पेपर में कि इंडिया ने कितने बिलियन डॉलर्स का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है। तो 2022 में इंडिया ने 50 बिलियन डॉलर का बेंचमार्क क्रॉस किया था। और अभी अपीडा जो है, राइट, उसने रिपोर्ट दी है कि 53.1 बिलियन डॉलर का पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है। व्हाट इज अपीडा? इट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा। इसको यूपी ईडा से मत कंपेयर करना। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, मेरा सवाल है, कॉमन सेंस वाला सवाल है, एकदम कॉमन सेंस से आंसर करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती होगी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर? ये जो ऑफिस है अपीडा का, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर? व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबडी गॉट इट दैट इट इज अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। सिंपल रीजन इज, क्यों बोला आपने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? क्योंकि आपको वर्ड दिखाई दिया एक्सपोर्ट। वंडरफुल, बस तेज तराक तो हो तुम लोग, सब चीज़ें समझते हो। चेयरमैन ऑफ अपीडा कौन है? श्री अभिषेक देव। और हमारा एनुअल ग्रोथ रेट कितना पाया गया है एक्सपोर्ट बास्केट में? जो एग्रीकल्चर है वो ग्रोथ रेट कितना दे रहा है? 12% का ग्रोथ रेट दे रहा है। साल दर साल 12% हमारे कमोडिटीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बार की न्यूज़ क्या है? मेन तो न्यूज़ ये है कि इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड इट्स फ्रेश फ्रूट्स एक्सपोर्ट फुटप्रिंट। नाउ वी आर गिविंग इट टू 111 कंट्रीज कंपेयर टू 102 डेस्टिनेशंस। ऑन ट्रस्ट मी डियर, पिछले 10 सालों में मैंने फलों के दाम सस्ते हुए थे बहुत देखे हैं। पहले फ्रूट्स, पाइनएप्पल एंड एवरीथिंग वर अ लग्जरी, पता है एक टाइम पे दे वर मतलब लग्जरी वाले फ्रूट्स होते थे, दे वर वेरी कॉस्टली। बट आज इंक्लूडिंग स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल्स, हमारे उत्तर प्रदेश में भी यू आर फाइंडिंग इट टू बी देयर। वाटरमेलन्स जम्मू कश्मीर में मिले हैं, वेरी रेयर थिंग, क्योंकि तरबूजा जो होता है, तरबूज, खरबूज,
खीरा ककड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के बेल्ट में होकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज़ जम्मू कश्मीर में भी मिल रही है अगर, तो ये चीज़ देखने वाली है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, हॉर्टिकल्चर पे और इन सब जगहों पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो क्लाट सवाल पूछ देता है, टॉप मार्केट्स हमारी ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएसए और यूएई है। देखो नाम देखो ज़रा ध्यान से देखो। पहली बात तुम्हें रेगिस्तान 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 दिखाई देगा। दूसरा तुम्हें वॉर 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 दिखाई देगा। तीसरा तुम्हें तेल 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 दिखाई देगा। इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर। समझ में आया? तुम उनके फूड मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो। क्या वो तुमसे कभी बैर करेंगे? कभी मुंह मोड़ेंगे? तुम्हारे अगेंस्ट जाने की गुस्ताखी करेंगे? तुम्हारे पास ऐसा हथियार है जिसको तुम जब चाहोगे दबा सकते हो, ठीक है। यूएई से हमारे पास सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्या आता है? डेट्स, ठीक है। वो हमारा कोर्ट हमको दे देता है बात बात पे, डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। जो इसके बाद लास्ट टॉपिक है वो ये है कि फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड स्ट्रगल, मेरा पता नहीं ह्यूमर तुम लोगों को समझ में आया था कि नहीं आया था लास्ट वाला, बट अमित शाह हैज़ पेड होमेज टू फादर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। फादके बोलेंगे, मराठी सेंटीमेंट हर्ट हो जाएगा, वरना अपनी भाषा मत बोलिए उत्तर प्रदेश वाली, इट्स फादके, ठीक है। गर्ल्स विल अंडरस्टैंड प से, बॉयज़ विल अंडरस्टैंड फ से। एनीवे नन ऑफ देम आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। वासुदेव बलवंत, ये याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत भाई साहब, आगे मैं नहीं बोलूँगा, वासुदेव बलवंत साहब फादर ऑफ आर्म स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ मूवमेंट में देखे जाते हैं। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो आनंद मठ है वो भी फाड़के जी के रिविलियन से मोटिवेट, बलवंत जी के रिविलियन से मोटिवेटेड है। एंड व्हाट इज़ दैट रिविलियन अबाउट? प्लीज़ गिव अ रीड, प्लीज़ गिव अ रीड ऑफ दिस स्टोरी. It is from Indian Express, and you will like it. You will like to know about this person, this personality, right? And he is the first person जिन्होंने 300 लोग इकट्ठा कर लिए थे, और इनके दोस्त और इनके कलीग हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। तुमको क्या ही पता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में? तुम हिस्ट्री तो पढ़े नहीं हो, हैं ना ही तुमको मतलब है। प्लीज़ ऐसा ना करो। मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये किताबों को प्लीज़ नॉवल की तरफ प्लीज़ रिक्वेस्ट है पढ़ लो। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आ जाएगा। फिक्शन का किताबें नहीं पढ़ी जाती क्लाट की जर्नी के दौरान, फिक्शनल नॉवेल्स नहीं पढ़ी जाती। पैक्स इंडिका है शशि थरूर की, मस्ट रीड है, मस्ट रीड। पैक्स इंडिका शशि थरूर की वॉकेबलरी, लेकिन वो भाई साहब तुमको समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम? इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ सकते हो, रामचंद्र गुहा की किताब है, ठीक है, जिसमें काफ़ी कुछ बताया है। फिर तुम बिपिन चंद्र की मॉडर्न इंडियन स्ट्रगल पढ़ सकते हो। प्लासी टू पार्टीशन मेरी फेवरेट है, शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन, वो पढ़ो, मेरी फेवरेट है। मतलब आई लाइक द वे द स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड इन इट, लेस फैक्ट्स मोर कॉन्टेक्स्ट, तो वो पढ़ सकते हो आप। इन सब के पीडीएफ्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैंने तुमको कितनी अच्छी अच्छी किताबें दी थी अभी, 2, आई रिमेंबर इट, मैंने ग्रुप पे 2 किताबें भेजी थी। एक तो एस जयशंकर की थी शायद। तो इट्स लाइक वट एवर आई एम टेलिंग यू नो, इसको पढ़िएगा। अब ये पीडीएफ आपके पास है। इस पीडीएफ के साथ साथ मैंने एक और आर्टिकल भेजा है आपको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर एडिटोरियल्स हैं। टास्क सुन लीजिए क्या है। टेस्ट तो आपने प्रिपेयर कर लिया था ये एज्यूम करके कि वो ट्यूसडे को होगा। अब जो थर्सडे को हमारा टेस्ट है वो तो ठीक है। अब आपके पास आज जो टास्क है वो CAA वाले सारे आर्टिकल्स को पढ़िएगा। एंड आई वॉन्ट अ डिबेट कॉम्पिटिशन. So I have 20 candidates as of now. The prize money is, पहले कॉन्सेप्ट सुन लो, प्राइज मनी बाद में सुनना। I want 2 teams to be created. 2 teams to be created consisting of 5 members each. So there would be a group of 4 people. I mean 4 groups of 5 people each. So what are you going to do in this competition, right? In this competition, Citizenship Amendment Act is constitutional or not? This is the question before you. And
यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट. सो अपने अपने आपस में डिसाइड कर लें जिसको पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज इट्स अ वॉलेंट्री कॉम्पिटिशन. द प्राइज मनी टू द विनिंग टीम इज़ 1500 रुपीज़. द विनिंग टीम विल गेट 1500 रुपीज़. सो 1500 का गिव अवे है. 5 लोग बनाएंगे, 300 रुपये पर हेड. ठीक है. एक तुम्हारी मैकडोनल्ड की एक इको मील आ सकती है इतने में. तो दैट इज़ द स्मॉल कॉम्पिटिशन. ऑनलाइन है. तो आपको टीम बनानी है और फेवर में और अगेंस्ट में. जब आप कंपटीशन में आएंगे, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, या टीम रेड, टीम ब्लू, टीम ग्रीन, टीम येलो, जो भी आप कर लें आपस में, आप मुझे पॉइंट्स चाहिए. सीए के फेवर वाले और सीए के काउंटर वालों में मुझे लेजिटिमेट पॉइंट्स चाहिए रहेंगे. 4 टीमों का आपस में कंपटीशन होगा. टीम ए वर्सेस टीम बी, टीम सी वर्सेस टीम डी. उसमें से जो 2 टीम जीतेंगी उनको फिर एक फाइनल टॉपिक और दिया जाएगा जो डिफरेंट टॉपिक होगा. और उसके बाद आपका जो है फाइनल गिव अवे प्राइज मनी होगा. देर इज़ नथिंग फॉर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कम सेकेंड इन दिस. देर इज़ ओनली द थिंग, वो 5 लोग कौन है जो टॉप करेंगे. तो अपनी अपनी टीम डिवाइड कर लीजिए, टीम डिसाइड कर लीजिए. और आर्ग्यूमेंट्स अली बेते वाले नहीं चाहिए. आई डोंट वांट ब्यूटीफुल इंग्लिश, आई वांट लीगल आर्ग्यूमेंट्स. जो वो शीट आपको मदद करेगी. और ऑन गोइंग जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, एडिटोरियल्स आ ही रहे हैं, वो भी आपको मदद करेंगे. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दिस एक्टिविटी एज अ लर्निंग, you can say competition, or you can actually ignore it and get past it and do something of your own choice, right. डिबेट कब है सर? हाँ, डिबेट का हम आपको इसी वीक में, मतलब अपनी प्रिपरेशन हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट कर दे. जो भी होगा सब नेक्स्ट वीक होगा. इस वीक तो कुछ भी नहीं होगा. इस वीक हमारा टेस्ट है, वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट वीक होगा जो भी होगा. अभी आप लोग को खुद में ऑर्गेनाइजेशन भी करना है कि 5 लोग की टीम आप कैसे बनाओगे. 5 लोग वो कौन होंगे. देर आर फ्यू पीपल हु आर न्यू, देर आर दोज पीपल हु आर ओल्ड. इससे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड्स भी समझ में आ जाएगा और थोड़ा बहुत आपको लॉ में इंटरेस्ट आने लग जाएगा. बिकॉज एक तरीके का समझ लीजिए इट्स अ डेमी मूट कॉम्पिटिशन. जैसा लॉ स्कूल में मूट कोर्ट होता है, आपका एक ट्रायल वर्जन है मूट कोर्ट का कि हम कैसे आर्ग्यू करते हैं. सो आई विल बी ट्रेनिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, बट आई वॉन्ट टू you all people to come forth and get that, secure that prize money. So CAA is the first round. There are articles that I have shared. You will do your own research on this, right. I'll be the jury and the judge, and I'll give marks on the basis of arguments which are legally tenable. Arguments जो legally tenable है, legally वाजिब है. ठीक है. शायरियाँ मत पढ़ना, कविताएं मत पढ़ना, और सवाल जवाब मत करना. फैक्ट्स बताना और वो चीज़ करिएगा. ठीक है. हाँ, टीम्स आप खुद से फॉर्म कर लें. खुद से फॉर्म ना हो पाए आपसे, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग, हाउ टू कोलैब, फाइंड अ टीम, फाइंड द राइट पर्सन. तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास में रहते हो, एक दूसरे के आंसर्स और सब चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते होगे, तो यू विल बी एबल टू पिक आउट कि यार मुझे इसके साथ टीम बना लेनी चाहिए. थोड़ी सी दोस्ती भी बनेगी ऐसे 4-5 लोगों के बीच में. तो ये सारा पर्पज़ भी है इस एक्टिविटी के पीछे. तो उसके साथ इन्वॉल्व रहिए, अपनी टीम बना लीजिए. बन जाए तो ठीक है. लॉबिंग करनी पड़ेगी, लोगों को अपनी तरफ करना पड़ेगा. तो इसीलिए पूरा हफ्ते भर का टाइम है. जब आप टीम खुद से डिक्लेयर कर लीजिएगा कि हाँ ये सर ये टीम बन गई है, तो आप लोग के अपने ग्रुप पे डिस्कस करके कोई एक नाम लिस्ट बना के मेरे को उस पर भेज देना ग्रुप पे. टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी. ठीक है. और इस शीट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा. इसके लगभग सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं. ना द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. You have to write it down and remember it. That's all for today's class. Thank you so much, dear. See you all in the next. Thank you.